फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसको सामान्य भाषा में चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। क्या हर एक चॉकलेट सिस्ट की फीमेल को इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व होता है? क्या चॉकलेट सिस्ट के सारे पेशेंट्स में पेन होता है? क्या चॉकलेट सिस्ट का ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टोमी है या हर एक चॉकलेट सिस्ट में सर्जरी की जरूरत पड़ती है? एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ा बताएं, क्या होता है? अच्छा, ये बताओ सबसे इम्पोर्टेंट के एंडोमेट्रियोसिस कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है, कौन से एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है? ये बताओ मेरे को कि टीनेजर्स जो होते हैं, एडोलेसेंट फीमेल्स, 12 से 18 साल की फीमेल्स, उनको ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम, प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होता है पेशेंट का? अच्छा, ये बताओ कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्यों इतना मुश्किल है और क्यों इतना बाद में पता चलता है? क्या एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड सेम है या अलग अलग है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस और इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम लोग वडोदरा के गायनेक हॉस्पिटल, मातृत्व हॉस्पिटल से संबंध रखते हैं। कैसे हैं सपना आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ा बताएं, क्या होता है? जी जी जी। एंडोमेट्रियोसिस को हम इस तरह से समझेंगे कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि हर महीने जो महिलाओं की पीरियड्स की जो साइकिल होती है, उसमें जो फ्लो, मासिक का जो फ्लो होता है, वो बैकवर्ड होने लग जाता है। इसको थोड़ा मैं और विस्तार से समझाऊंगी स्ट्रक्चर के साथ कि हर महीने जो मासिक चक्र होता है उसमें एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वो पीरियड्स के साथ ब्लड फ्लो के साथ शेड ऑफ हो जाती है। बट एंडोमेट्रियोसिस जो कंडीशन है उसमें इस लाइनिंग और ये ब्लड फ्लो है वो रिट्रोग्रेड, पीछे बैक फ्लो करने लगता है। वो फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सकता है, ओवरीज तक पहुंच सकता है या पेल्विस में जाके भी पहुंच सकता है। तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इसको चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में? हमारी मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जनरल भाषा में चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं इसको? हाँ जी, जब ये ओवरी, अंडेदानी के ऊपर अगर ये जो हम जो रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं या एंडोमेट्रियम के जो डिपॉजिट्स हैं, अगर वो अंडेदानी के ऊपर जम जाते हैं तब वहाँ पे एक चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। और चॉकलेट शब्द का यही मतलब है कि उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेट जैसा होता है, इसलिए हम उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। और अगर वो ओवरीज पे है तो उसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। कितना कॉमन है ये एंडोमेट्रियोसिस? हमको कितना पेशेंट्स देखने को मिलता है ओपीडी में? कितना परसेंट कॉमन है? 5 to 10% हमारे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें हमको ये देखने को मिलता है। कोई एक एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट आपके पास क्या तकलीफ लेके आता है, उसको सिम्टम्स क्या होते हैं? जिनको ये मेडिकल कंडीशन होती है, मोस्टली वो फीमेल्स, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा रहता है, नाभि के नीचे, और खास तौर से पीरियड्स के समय जो पेन होता है उसको मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। और इनका जो पीरियड्स का पेन होता है वो बहुत ही स्पेशल और एक टिपिकल होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। ट्रिपल डिस्मेनोरिया का मतलब है कि पीरियड चालू होने के 1-2 दिन पहले से पीरियड का जो 2-3 दिन का फ्लो होता है तब भी रहता है, और पीरियड बंद होने वाला होता है तब भी रहता है। तो पूरे 3-4 दिन पहले और बाद में जो 4-5 दिनों का पेन, ब्लीडिंग के साथ जो पेन होता है उसको हम ट्रिपल डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा किसी को अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उनमें कॉमनली देखने में आया जाता है। और तीसरा, अगर रिलेशनशिप जब वो रखते हैं या इंटरकोर्स के समय उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको डिस्पेरोनिया कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ सबसे इम्पोर्टेंट के एंडोमेट्रियोसिस कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है, कौन से एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है? मोस्टली ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा डायग्नोज होता है, लेकिन 25 से 30 साल की महिलाओं में ये डायग्नोज हो पाता है, क्योंकि पीरियड्स का पेन तो छोटी उम्र से ही बच्चियों को होता रहता है। क्योंकि अर्ली एंडोमेट्रियोसिस के कोई खास ऐसे सिम्टम्स और ऐसे फीचर्स, ऐसे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है नहीं। अगर उनको अर्ली एंडोमेट्रियोसिस है तो भी हम यंगर एज में हम इतना डायग्नोस नहीं कर पाते, इसलिए मोस्टली 25 से 35 के बीच में जब या तो उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है या फिर उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब मोस्टली वो हमारे पास आते हैं। ये बताओ मेरे को कि टीनेजर्स जो होते हैं, एडोलेसेंट फीमेल्स, 12 से 18 साल की फीमेल्स, उनको ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? वो अर्ली स्टेजेस में हो सकता है, लेकिन उस समय हमको नहीं पता होता है, क्योंकि क्या है, जो पीरियड्स की साइकिल होती है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रूटीन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी पेन, डिस्मेनोरिया, क्रैम्प्स, ये सब रहता है, वाटर रिटेंशन, और इसके सिम्टम्स ही मोस्टली उसके साथ ओवरलैप करते हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होगा तो हम वहाँ नहीं पकड़ पाते हैं। क्या एंडोमेट्रियोसिस जेनेटिक है, पारिवारिक होता है कि घर में किसी माँ को, बहन को या सिस्टर को हो?
तो डॉटर को भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस है ना, इसमें मल्टी जेनेटिक पॉलीजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि फैमिली में अगर मदर को या सिस्टर को हुए तो शायद उनको होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई 100% इसका कोई जेनेटिक लिंक है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करना चाहिए अगर फीमेल के मदर को या सिस्टर को या फिर मासी को है एंडोमेट्रियोसिस। जी, वो तो हम लोग है ना उनकी हिस्ट्री टेकिंग जब लेते हैं पेशेंट की, तो हम खुद भी पूछते हैं कि आपकी फैमिली में मदर्स को या सिस्टर्स को है कि नहीं। क्या एंडोमेट्रियोसिस के कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, माने कि इन पेशेंट्स को ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो मोस्टली अगर इसकी थ्योरीज में देखा जाए तो ऑटोइम्यून फैक्टर हम बोलते हैं, कई बार हमने इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी भी बोल रखी है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी इसमें हमने पढ़ा है कई बार, लेकिन 100% कोई ऐसी कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं जनरेट हुई है कि ये क्यों और कुछ महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है। आप क्या बोलेंगे इसमें? यूजुअली जिनको अर्ली मेंसेस होता है, जिनको कम उम्र में मेंसेस चालू हो जाता है, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियोसिस को, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो पेशेंट्स में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम, प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होता है पेशेंट का? लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया और डिस्पेरियूनिया, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स से सबसे ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग पीरियड्स। अच्छा, क्या ये एंडोमेट्रियोसिस खाली हमारे नीचे पेल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करता है या कहीं और भी अफेक्ट करता है? इसमें क्या होता है ना, इसकी ग्रेड्स ऑफ सिवियरिटी होती है, लाइक ग्रेड 1 2 3 4 हम बोलते हैं। तो बहुत अगर सीवियर केसेस में इसके डिपॉजिट्स हमको लिवर तक, इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं, बट कॉमनली माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी हमको ज़्यादा कॉमनली देखने में आती है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस के सारे पेशेंट में हर समय हर बार पेन होता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, और कुछ पेशेंट्स में बहुत माइल्ड कैटेगरी में भी उनको सीवियर पेन होता है। तो पेशेंट टू पेशेंट, फीमेल टू फीमेल प्रेजेंटेशन इसका टोटली अलग रहता है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस के कारण तकलीफें और क्या क्या हो सकती हैं? पेन होता है, डिस्पेरियूनिया होता है, आपने बोला इनफर्टिलिटी होता है जी, उसके अलावा और कोई तकलीफें हो सकती हैं? जैसे आपने ये तीनों मेन सिम्टम्स तो बता ही दिए हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जब वो कंसीव नहीं हो रहा होता है, उस समय जब हम उनको स्कैन करते हैं तब हमको ये ज़्यादा पता पड़ता है। अच्छा, ये बताओ कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्यों इतना मुश्किल है और क्यों इतना बाद में पता चलता है? जी, अब जैसे हमने बोला कि अगर कोई भी फीमेल है, मैरिड है, और अगर वो पेन के साथ आ रही है, उनको फैमिली प्लान करनी है, या फिर उनको डिस्पेरोनिया है, जैसे रिलेशनशिप या इंटरकोर्स में उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोग उनका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में जब हम उनके यूट्रस और ओवरीज को चेक करते हैं, तो उसमें जो यूट्रस का डायरेक्शन है, यूट्रस में मोबिलिटी कैसी है, वो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, या फिर उनके जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमारा जब हम प्रोब इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसवेजाइनल प्रोब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस समय अगर उनको ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है प्रोब इंसर्शन में या प्रोब के मूवमेंट में, तो ये कुछ साइंस होती है जिससे हम पिकअप कर पाते हैं कि उनको एंडोमेट्रियोसिस के फीचर्स है। प्लस उनको अगर क्लासिक चॉकलेट सिस्ट अगर हमको है, जो अगेन सोनोग्राफी के लिए हम उसका एक क्लासिक ग्राउंड क्लास अपीयरेंस होता है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अरे आपको तो चॉकलेट सिस्ट है। तो ये सारी चीज़ों को कोरिलेट करके, प्लस उनकी हिस्ट्री टेकिंग कि उनको क्या सिम्टम्स है, इनसे हम पता कर पाते हैं कि वो उनको एंडोमेट्रियोसिस है। आपको 2-3 चीज़ें समझनी जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस होने में टाइम लगता है। जैसे फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चालू होता है, तुरंत एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता है। 8-10 साल के बाद यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। इनिशियल ईयर्स ऑफ मेंसेस में जब उसको फीमेल को डिस्मेनोरिया पीरियड के टाइम पे पेन होता है, तो हम लोग उसको क्लासिकल मेम्ब्रेनस या स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया समझ के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और आगे जाके उनमें से काफ़ी हद तक पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस निकलता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी मतलब पेट के अंदर हम लोग कैमरा डाल के देखें, तभी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही में एंडोमेट्रियोसिस है, नहीं तो उसके पहले हम लोग खाली सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे भी बहुत सारे पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको फॉर्म होने में भी टाइम लगता है। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि जो एंडोमेट्रियोसिस का जो सिस्ट है वो रूटीन ओवेरियन सिस्ट से कैसा डिफरेंट होता है अल्ट्रासाउंड पे? जी, जैसे अभी हमने बात करी कि एंडोमेट्रियोसिस का जो सिस्ट है ना, उसका सोनोग्राफी में क्लासिक ग्राउंड क्लास अपीयरेंस होता है। अगेन जब हम प्रोब की मूवमेंट करते हैं तो उसमें कई बार प्रोब टेंडरनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उनकी ये सिम्टम्स के साथ हम कोरिलेट करके देखते हैं, तो चॉकलेट सिस्ट बहुत आसानी से सोनोग्राफिकली हम डायग्नोस कर पाते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के एंडोमेट्रियोसिस का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमको एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में क्या करना है। तो कुछ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग केस सिनेरियोस के साथ आप एक्सप्लेन करो। अभी देखिए, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल चॉकलेट सिस्ट ले लेते हैं, तो चॉकलेट सिस्ट में देखिए थोड़ा बहुत पीरियड्स का पेन सबको हो रहा है। हम यहाँ पे माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी की अगर बात लें तो उनके लिए वही सिम्टोमेटिक रिलीफ है, ये सब हम देते हैं। लेकिन अगर किसी को क्लासिक चॉकलेट सिस्ट है और उनका एज ग्रुप क्या है, अगर वो 20 to 30 ईयर्स की एज में है, मैरिड है, अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और प्रेगनेंसी के लिए वो घर में ट्राई कर रहे हैं और आज तक उन्होंने कभी चेकअप्स नहीं कराए, तब फर्स्ट टाइम अगर हमने उनका स्कैन करा है और हमको वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट दिख रही है, तो इन सारी चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं। अगेन द साइज ऑफ द सिस्ट कितनी बड़ी है, 3 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, और पेशेंट को कितने सिम्टम्स हैं, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट यंग है, ओल्ड है, पेशेंट को बच्चा रखना है कि नहीं रखना है, या उसकी चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट हो गई है, एक ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है या दोनों ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके सिम्टम्स कितने हैं, उसकी सिवियरिटी कितनी है, उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसकी एक क्वालिटी ऑफ डेली लाइफ में कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सपोज हमारे पास एक 25 से 30 साल की लेडी आती है और उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, तो हमारा एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट उसका अलग होगा। लेकिन अगर उसको बच्चा नहीं रह रहा होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। इस बात से हम आते हैं कि हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के क्या मेन मोडालिटीज होते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग यूजुअली। मैं आपको रजत कुछ केस सिनेरियोस देती हूँ ताकि दर्शकों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आए। सपोज हमारे पास 20 से 25 साल की कोई फीमेल या 30 साल की फीमेल है और वो पेन के साथ आई और हमने उनको देखा कि आपको चॉकलेट सिस्ट है और अभी उनको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, लेकिन उनको पेन है और डिस्पेरोनिया है, तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? नहीं, अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है और पेन और डिस्पेरोनिया है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हार्मोनल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो उनका एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी काम करेगा, और एंडोमेट्रियोसिस में जो मेन प्रॉब्लम है कि ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के कारण जो एंडोमेट्रियम फॉर्म होता है, जितना ज़्यादा एंडोमेट्रियम फॉर्म होगा उतना ही एंडोमेट्रियोसिस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम लोग उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रख देंगे जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि हार्मोनल पिल्स आप कैसे देंगे, कंटिन्यूअस देना चाहेंगे या फिर लोगों की क्या मेंटेलिटी है और हम क्यों ये हमारा ट्रीटमेंट उस तरह से क्यों नहीं कर पाते हैं? कन्वेंशनल विजडम तो यही बोलता है कि आप कन्वेंशनल 21 डेज ऑन 7 डेज ऑफ वाली साइकिल दें ताकि फीमेल की 28 डे की साइकिल बरकरार रहे जी। और उससे फीमेल को थोड़ा सा मेंटली अच्छा भी लगता है कि हर महीने पीरियड आ रहा है। राइट। जब हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के लिए ओसी पिल्स देते हैं तो उसको पीरियड नॉर्मल से काफ़ी हद तक कम आता है, जो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करता है। लेकिन थेरेपेटिकली बात करेंगे तो हम लोगों को उसको या तो 2 कंसेक्यूटिव साइकिल्स 42 डेज का हमको पिल्स देना चाहिए, फिर 7 डेज ऑफ, या फिर हम लोग 3 कंसेक्यूटिव साइकिल 63 डेज का कंटिन्यूस पिल्स देके 7 डेज ऑफ, ऐसा भी कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट एम है उसको, जैसे साल में अगर कोई फीमेल को 12-13 साइकिल वार पीरियड आता है तो हमको उसको कम करना है, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो उससे एंडोमेट्रियोसिस का प्रोग्रेशन कम होगा। यहाँ पे रजत ने जो पॉइंट बताया है कि हमको पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमको कम करना है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको वीडियो में बताया कि ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, तो जितनी बार साइकिल्स आएंगी उतनी बार वो ब्लैक फ्लो होता ही रहेगा, क्योंकि उनमें ये टेंडेंसी है, और हर बार वो उसकी सिवियरिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो बैक फ्लो ब्लड है वो अंदर जाके पेल्विस में बहुत सारा अडेशंस क्रिएट करेगा, और ये जो एंडोमेट्रियम जो पेल्विस में, फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरी में डिपॉजिट हो रही है, वो भी हर महीने हार्मोनल चेंजेस अंडरगो कर रही है, जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमारा ये प्लान होता है कि हम लोग उनको पीरियड की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। जो आप 42 और 63 डेज की बात करें, क्योंकि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के पैकेट में 21 टैबलेट्स आती है, तो 2 सलंग पैकेट देंगे तो 42 डेज होते हैं, और 3 कंसेक्यूटिव पैकेट्स देते हैं तो 63 डेज होते हैं। तो 63 डेज हम सलंग 3 पैकेट देने के बाद उनको 1 वीक का गैप दे सकते हैं। बट मोस्टली फीमेल्स को माइंड में ये रहता है कि हमको पीरियड हर महीने चाहिए, इस कारण हम इस तरह का ट्रीटमेंट उनको नहीं एडवाइस कर पाते हैं। अच्छा, ये बताओ, अब सेम फीमेल 25 से 30 साल की है, उसको अल्ट्रासाउंड पे चॉकलेट सिस्ट है और उस चॉकलेट सिस्ट का साइज 3-3.5-4 सेंटीमीटर का है, और उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो हम क्या करेंगे? अब जैसे आपने बोला कि उनका चॉकलेट सिस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर पे है, अभी 3 या
या 4 सेंटीमीटर की चॉकलेट सिस्ट है जो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही है, तो हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के साथ 3-4 मंथ्स हम प्रेगनेंसी के लिए उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्ट पहले निकाली जाए और उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करा जाए, क्योंकि इसका साइज अभी छोटा है। कई बार हम लोग उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, टाइम्ड इंटरकोर्स बताते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ, और अगर वो 3 to 4 साइकिल्स में अगर वो कंसीव नहीं होती है, और इस बीच में हम ट्यूब टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो काफ़ी सारा अडेशंस एब्डोमेन में, लोअर पेल्विस में क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। अभी अगर हम देखेंगे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे ओवरी और ट्यूब्स बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की वजह से क्या होता है कि अडेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब और ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, वो दूर दूर हो जाती है या वो जाके चिपक जाती हैं, और कई बार ओव्यूलेशन होने के बाद ट्यूब उसको पिकअप नहीं कर पाती है, अंडे को पिकअप नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के साथ 3 to 4 साइकिल्स उनके अंडे बन रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है, टाइम्ड इंटरकोर्स हो रहा है, और अगर उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर रहे हैं तो उस बीच में हम ट्यूब टेस्टिंग या डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी का ही एडवाइस करेंगे, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हम सिस्ट को भी रिमूव कर पाएंगे, ट्यूब टेस्टिंग क्रोमोपर्ट्यूबेशन भी कर पाएंगे, साथ में हम एंडोमेट्रियोसिस की जो ग्रेडिंग है वो भी अच्छे से कर पाएंगे, और अगर मल्टीपल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं तो हम उनको बर्न भी कर पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन लेप्रोस्कोपी करना है या ट्यूब टेस्टिंग करना है, उसके लिए मेरे हिसाब से हमको पहले एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH टेस्ट करके देख लेना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस में एंटी मुलेरियन हार्मोन वैसे ही कम होता है, और लेप्रोस्कोपी करने के बाद AMH ज़्यादा कम होने के चांसेस रहते हैं। टाइम हमारा नहीं बिगड़े HSG में, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी करें, उसके पहले हम लोगों को AMH करके देख लेना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अगर लेप्रोस्कोपी में हमारे को लगा कि सब कुछ चिपका हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रखने के लिए हम लोग क्या एडवाइस करेंगे? ऐसे पेशेंट्स को हम मोस्टली IVF एडवाइस करते हैं, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर हम एडिशियोलाइसिस करने जाते भी हैं और इफ वी आर नॉट सक्सेसफुल और ट्यूब अगर काफ़ी डैमेज है तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी रहने का उनका चांस कम है। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर ट्यूब अगर डैमेज होती है तो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, नली में प्रेगनेंसी रहने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसे डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस जो आपने लेप्रोस्कोपिकली अपने डायरेक्ट आई से हमने देख के करा है, हम पेशेंट को ज़्यादा गाइड कर पाते हैं। मतलब ये बात तो तय है कि सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने पेशेंट आया और बहुत ही वो इधर उधर से गूगल से पढ़ के आया है कि आप इस सिस्ट को निकालिए, उसके बाद ही मैं प्रेगनेंसी के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मोस्टली कपल्स ऐसे ही आते हैं, पहले आप हमारे पीरियड्स को रेगुलर करिए फिर हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हो सकता है जब हम सिस्ट को निकालने जाए, कोई भी सिस्ट को अगर आप रिमूव करते हैं ओवेरियन सिस्ट को, तो उसमें हमारी ओवरीज भी डैमेज हो रही है। नॉर्मल ओवरी का कुछ कॉर्टेक्स का पार्ट भी रिमूव होता है, जिसके कारण AMH कम होने का चांस रहता है। इसलिए अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए तो हम लोग लेप्रोस्कोपी में मिनिमल इंटरफेरेंस करते हैं, शायद चॉकलेट सिस्ट को पंचर करके मिनिमल कॉर्टेक्स, मिनिमल सिस्ट वॉल रिमूव करते हैं, और आइडियली IVF बेस्ट रहता है। लेकिन अगर वो पेशेंट को खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो वो केसेस में एक्सटेंसिव लेप्रोस्कोपी इंक्लूडिंग सिस्ट रिमूवल बेस्ट होता है। अच्छा, ये बताओ कि अगर पेशेंट को हमने एक बार लेप्रोस्कोपी कर दिया तो क्या दोबारा उसको भविष्य में लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, लेप्रोस्कोपी का डिसीजन बहुत वाइज डिसीजन होगा और जुडिशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लेप्रोस्कोपी करने के बाद हमको उनको काउंसिल करना पड़ेगा कि वो तुरंत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू कर दे, जिसमें टाइम इंटरकोर्स हो सकता है, IUI साइकिल्स होती है, क्योंकि ये चॉकलेट सिस्ट वापस हो सकती है, तो ये रेकरेंस रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा काउंसलिंग और जुडिशियस डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे। लेप्रोस्कोपी करने के बाद हम लोग कितने टाइम तक, कितने महीने तक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए वेट कर सकते हैं, और अगर उतने महीने में नहीं हुआ तो हमको उसके बारे में बाद में क्या करना पड़ेगा? माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस जैसे अगर हमने लेप्रोस्कोपिकली डायग्नोस करा है और ट्यूब्स अगर पेटेंट है और ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप ओके है, तो 3 to 4 साइकिल्स ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन और टाइम इंटरकोर्स हम एडवाइस कर सकते हैं, फॉलोड बाय 2 to 3 साइकिल्स ऑफ गुड IUI साइकिल्स हम एडवाइस कर सकते हैं। अगेन, प्री लेप्रोस्कोपी और पोस्ट लेप्रोस्कोपी, हाउ इज द AMH एंड व्हाट अबाउट द मेल पार्टनर, तो ये सारी चीजें साथ में लेके हमारा डिसीजन होगा। लेकिन अगर उनको सीवियर कैटेगरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, अंदर सब कुछ
अडेशंस हो रखे हैं, ट्यूब थोड़ी डैमेज सी लग रही है, तो इट्स बेटर कि अगर AMH कम हो रहा है तो बेटर है कि हम उनको IVF की तरफ ज़्यादा काउंसिल करें। जैसा सपना ने बोला, बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस अगर लेप्रोस्कोपी में मिलता है टिपिकल फ्रोजन पेल्विस कैटेगरी में, जितना हो सकता है उतना अगर हम लोगों ने सेपरेट करा है तो उसके बाद डेकापेप्टिल या फिर GnRH एगोनिस्ट इंजेक्शन देके तुरंत उसके 1.5-2 महीने के बाद IVF साइकिल करें। अगर जिनको प्रेगनेंसी चाहिए तो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, एंडोमेट्रियोसिस का कुछ परमानेंट क्योर भी है? कभी पेशेंट को जिंदगी में ऐसा बोल सकता है कि आई एम क्योर्ड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? नहीं, परमानेंट क्योर तो उसका सिर्फ मेनोपॉज ही है कि भाई पीरियड्स बंद हो गए, उसके बाद उनके थोड़े से सिम्टोमेटिक रिलीफ उनको मिलता है। इसका मतलब है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस के लिए जिंदगी भर फॉलोअप में रहना पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। फॉलोअप में रहना पड़ेगा, चॉकलेट सिस्ट तो नहीं हो रही है और उनके सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पेन रिलीफ के लिए एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? अभी तो हमने पूरा इनफर्टिलिटी का मैनेजमेंट डिस्कस करा कि भाई का सब कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी जैसे यंग गर्ल है, 22 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो पीरियड्स के पेन या डिस्कम्फर्ट के साथ आ रही है और कई बार इन लड़कियों को इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाती है। तो उसके लिए अब कई सारी चीज़ें हम मेडिकल और नॉन मेडिकल मैनेजमेंट उनको हम थोड़ा एडवाइस करते हैं। जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास काफ़ी बास्केट ऑफ मेडिसिन होती हैं, NSAIDs होते हैं, साइक्लोपाम्स है, तो मेफेनेमिक एसिड्स है, तो वो हम अलग अलग तरीके से उनको एडवाइस करते हैं। प्लस उनका जो नॉन मेडिकल पेन मैनेजमेंट है, जैसे हॉट फर्मेंटेशन है और हॉट लिक्विड से पीरियड्स के समय जो रूटीन में सबको ही एडवाइस करा जाता है, क्योंकि ये क्या है, एंडोमेट्रियोसिस इज काइंड ऑफ एन ऑटोइम्यून एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका डाइट और लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, क्योंकि जितना वो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है, फ्रेश फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स लेंगे, उतना ये बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर वर्क करेगा और वो प्रॉब्लम उनकी कंट्रोल में रहेगी। कुछ फीमेल्स एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक्सरसाइज है, डाइट, लाइफस्टाइल, ये तो रूटीन में करना ही है और जो भी चीजें उनको हेल्प करती हैं, ये सब नॉन मेडिकल और मेडिकल चीजें उनको करनी चाहिए। एक बार एक एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को प्रेगनेंसी रुक गई, उसका डिलीवरी हो गया, तो उसको बाद में भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है क्या? बिल्कुल, जब प्रेगनेंसी रुकती है तो उसके 8 या 9 महीने उनको क्या आ जाता है कि प्रेगनेंसी में देयर इज मोर ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन ही एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर से इज लाइक अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो 9 महीने 10 महीने वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं, कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है और उनके वापस से जब पीरियड्स चालू होते हैं तो ये सेम प्रॉब्लम उनकी रेकर करती है। और इस पॉइंट के साथ मैं ये भी बोलूँगी, अगर किसी को सेकंड प्रेगनेंसी अगर प्लान करनी है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी डिफिकल्टी आई और उनको पता है कि उनको माइल्ड और मॉडरेट काइंड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, तो उनको सेकंड प्रेगनेंसी भी जल्दी प्लान करने का सोचना चाहिए। मतलब इसका सार है कि एंडोमेट्रियोसिस कभी क्योर नहीं होता है। जब तक मेंसेस चालू रहेगा तब तक एंडोमेट्रियोसिस बढ़ने के चांसेस या दोबारा रिकर होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई फीमेल को सेकंड प्रेगनेंसी रखनी है एंडोमेट्रियोसिस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेनोपॉज के आते आते या मेनोपॉज तक एंडोमेट्रियोसिस लगभग खत्म हो जाता है या सिम्टम्स कम हो जाते हैं? हर चीज यहाँ पे मासिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे मेनोपॉज ट्रांजिशन में जाते हैं तो उनका ईस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो गया है, जो सारी प्रॉब्लम का जड़ है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, बट पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी वेरिएबल। तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि अगर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में मेनोपॉज आता है तो हमको उसको हिस्टेक्टोमी करने से कुछ फायदा होगा, या मेनोपॉज नहीं आता है, सिम्टम्स ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, तो हिस्टेक्टोमी करने से पेशेंट को फायदा होगा? अभी इसमें क्या है ना, थोड़ा दो राय है। अभी पेशेंट खुद सामने से आके बोलते हैं कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई और हमको इतना ज़्यादा पेन है कि आप इस यूट्रस को निकाल दीजिए। अब उसमें दोनों ही बातें हैं, क्योंकि अगर हिस्टेक्टोमी कर दी जाए और अगर वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट है और चॉकलेट सिस्ट को भी रिमूव कर दिया जाए, तो ओवेरियन ओवरेक्टमी है, ओवरी को अगर डैमेज होगा तो उसके भी फीमेल को काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स है अर्ली एज में, जिसको हम लाइक है ना प्रीमेच्योर मेनोपॉज की तरह भी हम उसको समझ सकते हैं। तो हमको दोनों चीज़ को काउंसिल करना पड़ेगा। मोस्टली हम सर्जरी को डिले करने का कोशिश करते हैं, और आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। जैसे अभी हम एक प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, डिनोजेस्ट करके कंपोनेंट है, वो बहुत अच्छा अवेलेबल है और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च स्टडीज भी चल रही है। आप थोड़ा इलेबोरेट करिए। पेशेंट अगर अराउंड 40 के आसपास है और उसको सीवियर पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्मेनोरिया है, और कुछ पेशेंट्स को तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे पहले हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट से ट्राई करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है जो एंडोमेट्रियोसिस को बढ़ाता है।
इसलिए पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी मेडिसिन आई है। डीनो जैसे एडवांस प्रोजेस्टेरॉन है जो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसको हम लोग 4-5 साल तक लगातार ले सकते हैं, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये है कि उसको रोज़ लेना पड़ता है और इस समय वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव टैबलेट है, लगभग 50-60 रुपये की एक गोली आती है। लेकिन वो टैबलेट अगर ले तो उससे 90-95% पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स फाइनेंशियली या फिर दवाई नहीं लेना है उस कारण वो हिस्टेक्टोमी को प्रेफर करते हैं। हालांकि हिस्टेक्टोमी भी काफ़ी हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है। उसमें खाली यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करते हैं, ओवरीज को रिमूव नहीं करते ताकि उसको अर्ली प्रीमेच्योर मेनोपॉज नहीं आए। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड सेम है या अलग अलग है? दोनों ही एक डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस की दीवार में यूट्रस की लेयर्स की गांठें होती हैं, और जबकि एंडोमेट्रियोसिस एक एंडोमेट्रियम और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड फिनोमिनन है। तो क्या ये एंडोमेट्रियोसिस में भविष्य में कैंसर हो सकता है? बहुत रेयर है, बट हो सकता है, बट इट इज़ वेरी रेयर। अच्छा, ये बताओ मेरे को, एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? पेशेंट्स आके पूछते हैं मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हुआ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरे को एंडोमेट्रियोसिस ना हो? जी, आपका उसका क्या कोई राय है? जवाब? इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। जिनको होना होगा उनको तो होगा ही। खाली हम लोग इसको डिले कर सकते हैं। प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ले। प्रेगनेंसी हो गया हो, उसके बाद दो बच्चों के बीच में हमको डिले करना है तो वापस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ले। इसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते एंडोमेट्रियोसिस को। अच्छा, ये बताओ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एंडोमेट्रियोसिस में क्या रोल है? बहुत सारे लोगों को डर लगता है ले ना ले, इससे वजन बढ़ेगा। यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजिकल मेंटालिटी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी फीमेल्स की, कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को एक दवाई मानते हैं और बोलते हैं कि दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट, और दवाई के डब्बे के साथ भी एक चिट्ठी आती है जिसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है साइड इफेक्ट की, बट दे आर वेरी सेफ। और हमने अपनी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि हार्मोनल पिल्स के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं। तो जो यंग फीमेल्स है उनके लिए दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। और अगर वो 42 और 63 या 84 डेज की तरह ले, उससे क्या होगा कि साल भर में जो 12 साइकिल्स है उनकी कट शॉर्ट होके पूरी 6 साइकिल्स होगी, तो उनको काफी फायदा होगा। पर इस चीज को प्रैक्टिकली समझना, मेडिकली और साइंटिफिकली समझना और उसको एक्सेप्ट करना, ये एक साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी का हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी से एंडोमेट्रियोसिस क्योर होता है? क्योर नहीं होता है, वो थोड़े दिन समय के लिए कंट्रोल हो जाता है और उसके सिम्टम्स डिले हो जाते हैं। ये हमको बात समझनी जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस का मेन ट्रीटमेंट है कि फीमेल को मेंसेस नहीं आना चाहिए जी। वो या तो नेचुरल हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे सूडो मेनोपॉज बोलते हैं, 9 महीने तक मेंसेस नहीं आता है, या फिर मेनोपॉज हो, या फिर हम लोग उसको आर्टिफिशियली दवाई से करें, इंजेक्शन से करें, या फिर हिस्टेक्टोमी और यूट्रस रिमूव करके। इसके ये मेन ट्रीटमेंट है और इन्हीं लाइंस पे हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी चलता है। अच्छा, आप ये बताओ क्या एबॉर्शन से एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं एमटीबी से? रेयर है काफी, बहुत कम चांसेस हैं। अच्छा, एक एडिनोमायोसिस करके एक टर्मिनोलॉजी है, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, क्या उसका एंडोमेट्रियोसिस से कुछ रिलेशन है? जी, एडिनोमायोसिस का भी मतलब ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है, जो हम बैक फ्लो की बात करें इतनी देर से, वो यूट्रस की दीवार में उसकी लेयर्स में वो फिलअप हो रहा है और फिर उसमें एडिनोमायोमा बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यूज करते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एंडोमेट्रियोसिस के लिए या डिस्मेनोरिया के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट एज ए एलोपैथिक डॉक्टर हमारे पास उसकी कोई स्टडीज नहीं है, रिसर्च नहीं है। ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, दैट्स इट। एंडोमेट्रियोसिस का कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करे तो उससे एंडोमेट्रियोसिस पता चले? मेरी नॉलेज में तो नहीं, आप क्या बोलिए? यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस में CA-125 थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए डायग्नोस्टिक नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस को सस्पेक्ट करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग एंड सिम्टोमेटोलॉजी। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्पेनोरिया, डिस्पेरियोनिया एंड इनफर्टिलिटी। और अल्ट्रासाउंड पे हमारा रेट्रोवर्टेड फिक्स यूट्रस या फिर प्रोब टेंडरनेस, और बाद में जाके चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हालांकि सारे पेशेंट्स में चॉकलेट सिस्ट नहीं होता है और कंफर्म करने के लिए हम लोग MRI करा सकते हैं, लेकिन वो MRI कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी चाहिए उनको हम लोग लेप्रोस्कोपी प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ अग्रेसिव लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं। जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है उन लोगों को हमको कंजर्वेटिव लेप्रोस्कोपी करनी चाहिए, मतलब ओवरी से बहुत ज़्यादा हमको कोएगुलेशन और सेपरेशन नहीं करना चाहिए, उससे ओवेरियन रिजर्व कब होने के चांसेस रहते हैं। एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस में IVF कराने से प्रेगनेंसी रहने के चांसेस
ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप कैरी होम मैसेज में एंडोमेट्रियोसिस में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर पीरियड्स के समय पेन होता है तो आप घर पर मत बैठिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, उनके साथ डिस्कस करिए। आपकी एज के हिसाब से, आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से हम आपको गाइड कर पाएंगे, आपको पेन फ्री कर पाएंगे, आपको आपका डायग्नोसिस भी पता पड़ेगा। इसलिए विजिट योर डॉक्टर। अगर पीरियड्स के पेन में, यंग गर्ल्स को भी अगर पेन होता है तो ऑलवेज विजिट योर डॉक्टर। अनमैरिड फीमेल्स बिफोर मैरिज 17-18 साल के बाद मैरिज तक अगर डिस्मेनोरिया होता है, अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चालू कर दें, एक्चुअली ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला काम है जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसलिए हम लोगों ने उसको हार्मोनल पिल्स बोलना चालू किया है। हार्मोनल पिल्स चालू कर दें तो उसका एंडोमेट्रियोसिस अगर उनको भविष्य में होने वाला होगा तो उसका डिजीज प्रोग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और उनके सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत कम हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमारा ये आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं और आपके क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट मैसेज या कमेंट बॉक्स में करके भेजें। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।